नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस खौफनाक कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने वाकई रोंगटे खड़े कर दिए थे। हम पानी 1 नाम की इस कहानी का एक क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन करेंगे। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि मजबूरी और पारलौकिक शक्तियों के बीच रचे गए एक भयानक खेल का सटीक चित्रण है। ये हमें दिखाएगा कि कैसे एक आम सी रात एक कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कंपा देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। कहानी के उस रहस्यमयी अजनबी का ये डायलॉग सुनिए। कुछ सफर इंसान अपनी मर्जी से नहीं चुनता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरी खौफनाक यात्रा का सबसे भयानक सार है। ये शुरुआत में ही तय कर देता है कि ड्राइवर रामू एक ऐसे सफर पर निकल चुका है जहां उसके अपने फैसले अब कोई मायने नहीं रखते। मतलब अब जो भी होगा वो किसी और के ही कंट्रोल में होगा। हम इस पूरे घटनाक्रम को टाइमलाइन के हिसाब से समझेंगे। रात 9 बजे एक मजबूरन लिए गए रास्ते से यह बुरा सपना शुरू होता है। रात 10:30 बजे पानी का टैंकर एक भूतिया तिराहे पर खो जाता है और 10:45 पर वो खौफनाक सच सामने आता है। हम ठीक उसी तरह से कदम दर कदम इस बढ़ती हुई दहशत को महसूस करेंगे जैसे रामू और उसके क्लीनर छोटू ने किया था। अब इस सिचुएशन को देखिए। कहानी की शुरुआत किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि आम जिंदगी की मजबूरी से होती है। एक तरफ सेठ गिरधारी की क्रूर धमकी है कि अभी पानी पहुंचाओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा, और दूसरी तरफ बेबस रामू है जिसकी 6 साल की बेटी मुनिया घर पर अपने जन्मदिन के केक का बेसब्री से इंतजार कर रही है। यह सीधे तौर पर दिखाता है कि कैसे पैसों की मजबूरी एक इंसान को मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर कर देती है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि अलौकिक ताकतें शुरू से ही रामू का रास्ता तय कर रही थीं। कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, जैसे इंजन स्टार्ट होते ही ट्रक के आगे एक कुत्ते का अजीब तरह से रोना, जिसे अक्सर बुरा संकेत माना जाता है। फिर मेन रोड पर एक विशाल पेड़ का गिरा होना, और आखिरकार उन्हें मजबूरन उस सूखे गांव की तरफ मोड़ दिया जाना। सच मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं थे, ये पूरी तरह से एक बिछाया हुआ जाल था। अब आते हैं इस शापित शॉर्टकट यानी सूखे गांव पर। ये गांव 15 साल पहले एक भयंकर अकाल की वजह से पूरी तरह उजड़ गया था। लोक कथाओं की माने तो यहाँ आज भी उन प्यासे लोगों की रूहें पानी की तलाश में भटकती हैं। बताइए, पानी से भरा टैंकर लेकर एक ऐसी जगह जाना जहां प्यासी आत्माएं भटक रही हों। खतरे का लेवल तो वैसे ही 100 गुना बढ़ गया ना। मानो वो अनजाने में उन भटकती आत्माओं का सबसे बड़ा टारगेट बन गए हों। और जैसे ही वे इस गांव में दाखिल होते हैं, चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। गर्मियों में भी अचानक हवा का बर्फीला हो जाना और शीशे पर गाढ़ा कोहरा जमना, ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। पर सबसे डरावनी बात थी वो सन्नाटा। मतलब वहां एक झिंगुर तक की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भी जिंदा चीज बची ही ना हो। ये बहुत बड़े संकेत थे कि अब वे इंसानी दुनिया से बहुत दूर आ चुके हैं। रात के 10:30 बज चुके हैं। अचानक इंजन से अजीब सी हिंसक खटखट की आवाजें आने लगती हैं और गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। तभी सामने का रास्ता 3 अलग अलग कच्ची पगडंडियों में बंट जाता है। कोई साइन बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, बस घना अंधेरा। रामू और छोटू अब पूरी तरह से इस भूल भुलैया में खो चुके हैं। पूरा पैनिक मोड ऑन हो चुका है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस घबराहट में रामू रास्ता पूछने के लिए फैक्ट्री के मालिक बाबू साहब को फोन लगाता है, और यही मिलता है इस कहानी का पहला सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला झटका। बाबू साहब कहते हैं, भाई मेरी फैक्ट्री की मोटर 2 दिन पहले ही जल चुकी है, वो बंद है, मैंने कोई पानी नहीं मंगवाया। ये शब्द सुनते ही माने रामू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तो जरा सोचिए, अगर वो मंजिल कभी थी ही नहीं, वहां पानी की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो फिर रामू को इस घने अंधेरे में किसने भेजा? गोदाम में वो कौन था जिसने उसे जबरदस्ती इस रास्ते पर धकेला? ये एहसास कि वो शुरू से ही किसी अदृश्य शक्ति का शिकार बन रहा था, रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? इस खुलासे के बाद रामू अपने सेठ गिरधारी को बार बार फोन लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। केबिन में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए रामू वही करता है जो शायद कोई भी करता, टैंकर को उसी भूल भुलैया में छोड़कर वापस शहर भागने का फैसला। नौकरी भाड़ में जाए, जान बचनी चाहिए। वो तुरंत गाड़ी में रिवर्स गियर डालता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी पीछे लेता है, हेडलाइट की पीली रोशनी में एक भयानक दृश्य सामने आता है।
उस सुनसान तिराहे पर कोहरे के बीच एक अकेला आदमी खड़ा है। मटमैला सा कोट, गले में मफलर और हाथ देकर लिफ्ट मांग रहा है। उस वीराने में जहां सालों से कोई इंसान नहीं भटका, अचानक रात के अंधेरे में एक आदमी का आना, ये बिल्कुल नामुमकिन और बहुत ही डरावना था। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि दोनों की रिएक्शन कितने अलग थे। छोटू का दिमाग उसे चीख चीख कर कह रहा है कि ये इंसान नहीं हो सकता, दरवाजा मत खोलना। लेकिन रामू की इंसानियत बीच में आ जाती है कि इस ठंड में अगर उसे छोड़ दिया तो वो मारा जाएगा। और अक्सर हॉरर सेटिंग्स में देखा गया है कि यही करुणा सबसे घातक गलती साबित होती है। खैर, रामू उसे गाड़ी में बिठा लेता है। वो अजनबी एकदम पत्थर की मूरत की तरह शांत बैठता है। पर जब रामू उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसका जवाब खून जमा देने वाला होता है। वो कहता है, कुछ सफर इंसान अपनी मर्जी से नहीं चुनता ड्राइवर बाबू, बस कुछ अधूरे काम होते हैं जो रास्ते में रोक लेते हैं। इस रहस्यमयी लाइन ने केबिन के अंदर के डर को अपने चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन ट्रक के अंदर की इस दहशत से एक पल के लिए बाहर निकलते हैं। ठीक इसी वक्त रामू के घर पर क्या हो रहा है, जिसे हम सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। तभी अचानक रामू का फोन फिर से बज उठता है और इस बार स्क्रीन पर उसकी पत्नी सीता का नाम चमक रहा है। और यहाँ कहानी का सबसे भयानक माइंड बेंडिंग ट्विस्ट सामने आता है। एक तरफ रामू मान रहा है कि उसके सेठ ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया है, पर दूसरी तरफ सीता बताती है कि सेठ गिरधारी तो अभी उनके घर पे सोफे पर बैठे हैं और बेटी मुनिया को केक खिला रहे हैं। लिटरली ये सुनकर किसी का भी दिमाग सुन हो जाए। मौत का जाल पूरी तरह कस चुका था। अगर असली सेठ घर पर है तो 2 घंटे पहले गोदाम में उसे चाबी किसने दी थी? रामू को समझ आ जाता है कि उसे एक पारलौकिक बहरूपिये ने भेजा है। वो चीखता है और सीता को वहां से भागने को कहता है, लेकिन तभी फोन का नेटवर्क गायब, सब कुछ कट ऑफ, कोई कांटेक्ट नहीं। उस भारी पैनिक और चीख पुकार के बीच रामू के ठीक बगल में बैठा वो अजनबी बड़ी ही खौफनाक शांति से कहता है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। ये वो पल है जब रामू का खून सचमुच जम जाता है। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो मौत के साथ ही सफर कर रहा है। घबराहट में 10 मिनट तक उस कोहरे में रेंगने के बाद अचानक पुलिस की लाल नीली बत्तियां दिखती हैं। पास ही एक कार पेड़ से टकराई हुई है। रामू को लगता है कि बस अब जान बच गई। वो राहत की सांस लेता है और भागकर पुलिस वालों के पास मदद मांगने पहुंचता है। अब इस पॉइंट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब रामू पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है और विनती कर रहा है कि वो उसके मुसाफिर को शहर छोड़ दें, तो असल में उस ट्रक के केबिन में बैठा कौन है? और फिर पुलिस अधिकारी वो बात कहता है जो बची खुची उम्मीद भी तोड़ देती है। वो हैरानी से कहता है, कौन मुसाफिर? इस खूनी सड़क पर पिछले 4 घंटों से कोई नहीं आया है। जी हाँ, वो रहस्यमयी अजनबी, वो लिफ्ट मांगने वाला शख्स असल में वहां कभी था ही नहीं। वो बस एक अदृश्य साया था। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उस टूटी हुई भूतिया सड़क पर असल में रामू के साथ क्या हुआ था? क्या वो गोदाम का सेठ, लिफ्ट मांगने वाला अजनबी, सब एक ही शक्ति का खेल था? या रामू किसी ऐसे लूप में फंस गया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था? सोचिए और इस राज पर गौर कीजिए, क्योंकि ये सवाल इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा।